ये माइक इसको पॉकेट पे रख लो। सारा कुछ लिखा ठीक है। इसको डायरेक्ट हटाना तो इसी पे डायरेक्ट हट जाएगा। फिर यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। ठीक। गुड मॉर्निंग भाई सब कोई को। देखिए, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज CO पेटरवार, झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है। आप लोगों में कितने लोग हैं जो कि अभी इस बारी JPSC का मेंस देने वाले हैं? वेरी गुड। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं? कभी दिए हैं, मतलब UPSC का, JPSC का आपने दे रखा है? कौन सा? लास्ट 6 JPSC जो हुआ था उसका मेंस दिया था। वेरी गुड। और किसी को मेंस लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें 3-4 चीज़ों से। पहला चीज़ जो हमारा बेसिक होगा वो कैसे चलता है भाई? हाँ, सॉरी। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि JPSC मेंस में हमारा आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए। अगर जैसा अभी शेड्यूल है उसके हिसाब से अगर मेंस कंडक्ट होता है तो आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा है मेंस के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन करने का। ठीक है। इसमें आप एक ही 2 तरीका है जिससे कि आप एज ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ हो। जैसे मैंने जब मेंस निकाला था तो ऑलरेडी मैंने 4 UPSC मेंस दे रखे थे, तो मुझे मेंस लिखने का आइडिया था, उतना डेप्थ नॉलेज भी था, स्ट्रैटेजी भी थी, सब कुछ था। तो JPSC मेंस का उतना तैयारी ना करने के बावजूद मैं क्लियर कट लिख सकता था, पेपर कंप्लीट होता था, आंसर्स पता होते थे, स्ट्रैटेजी मेरे को आती थी। लेकिन अभी जबकि आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम बचा है, बहुत लोगों ने जो आप लोगों ने ऑब्वियसली प्रीलिम्स निकाला है तो नॉलेज आपको होगा, और जो प्रीलिम्स रिलेटेड नॉलेज होता है, फैक्चुअल नॉलेज, वो सब काफ़ी होगा। तो उस तरफ मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये बस सोच के आपको अभी स्ट्रैटेजी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा कम भी ज्ञान है मेंस के हिसाब से, क्योंकि आपके कंपटीटर को आपको नहीं पता है कि वो कितना अच्छा जानता है। हो सकता है कि आपका जो कंपटीटर हो वो कोई मेरे जैसा लड़का हो जो कि बहुत बारी मेंस लिखा हुआ हो, अच्छे से जानता हो, सब कुछ जानता हो। तो आप इन 10 दिनों में उसके साथ कैसे compete कर सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है ना? तो अब इसमें सबसे पहला बेसिक चीज़ होता है कि जितना भी पेपर आएगा, हमारे पास 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश होगा। तो हिंदी इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर के बारे में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। मैं बस अभी ये बता रहा हूँ कि पहला जो हमारा पेपर होगा GS का, दूसरा GS, तीसरा GS, चौथा GS। GS में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको पहला सबसे फोरमोस्ट चीज़ है कि आपको 100% ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो उनको 1-2 टेस्ट पेपर अभी लिख लेना चाहिए कि 100% क्वेश्चन आप उस 3 घंटे में अटेम्प्ट कर पाएँ। राइटिंग स्पीड, अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हैंड राइटिंग मैटर करता है एग्ज़ाम में, मेंस में? 3 लोगों को लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता है कि हैंड राइटिंग मैटर करता है।
हैंडराइटिंग इतना है कि समझ जाएगा सर जो चेक करेगा। मैटर करता है कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन में? बड़ा सिंपल समझ लीजिए कि अगर सिलेक्शन में ना मैटर करे लेकिन आपके रैंक में तो गारंटी मैटर करेगा, और जिनका लोअर रैंक होगा उनका सिलेक्शन में भी मैटर करता है। ठीक है ना? ये बड़ा सिंपल है ना। हम लोग मार्केट जाते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, देखते हैं, खाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन ही हम देख के चूज़ करते हैं। हमको अगर कोई चीज़ देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, मैं बचपन से कभी दही बड़ा नहीं खाता था, घर में हमेशा बनता था, बहुत टेस्टी बनाती थी मम्मी, बट मेरे को वो देखने में ही पसंद नहीं था कि मैंने कभी ट्राई भी करा हो। तो आपको देखने में ही कोई चीज़ नहीं पसंद आएगी। अब मान लीजिए मेरे सामने आप सब कोई का पेपर दे दिया जाए, मैं क्वेश्चन पेपर आपका आंसर शीट जब देखूंगा तो ऑब्वियस है कि मैं पहले उन्हीं को देखूँ, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो लगेगा कि बड़ा साफ सुथरा सुंदर राइटिंग है, ऑब्वियस है पहला इंप्रेशन अच्छा जाएगा। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि कंटेंट कितना है, तो मैटर करता है। अब इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 30 दिन या 20 दिन 10 दिन में अपना हैंडराइटिंग सुधार लीजिए, उतना आसान नहीं है। लेकिन जब आपके पास स्पेस दिया हुआ है काफ़ी, तो आपको अपना स्ट्रक्चरिंग ऐसा करना चाहिए आंसर्स का कि आपकी ख़राब राइटिंग या फिर जो एवरेज राइटिंग है वो दिखने में अच्छी लगे। बहुतों की राइटिंग सुंदर नहीं होती, लेकिन आपको स्पेसिंग, स्ट्रक्चर, हम उसको सब हेडिंग्स में तोड़ तोड़ के आंसर्स लिखेंगे ताकि मेरा राइटिंग उसको अच्छा लगे, उसको साफ सुथरा दिखना चाहिए। हम जो डायग्राम्स बनाते हैं वो कैसे बना रहे, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हैंडराइटिंग मैटर करता है, लेकिन ये आपको नहीं सोचना है कि अब हैंडराइटिंग पे प्रैक्टिस करें। आपको ये सोचना है कि आप जिस राइटिंग में लिखते हैं उस राइटिंग में बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन डज मैटर। ठीक है, पहला चीज़ हो गया, हम 100% अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा कोशिश ये होगा कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे कैसे हो सकता है? किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर वाइज लिखने से, कहीं कहीं अंडरलाइनिंग करने से, हालांकि उससे कोई खास अंडरलाइन से ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनर को एक बार में दिखे कि आप क्या बोलना चाहते थे। वो सारी चीज़ें पेपर, मतलब आपके पेपर में दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है डायग्राम्स। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पहला बारी मेंस मैंने दिया था 2012 में, तो जीएस में मार्क्स उस समय वो वाला डबल ऑप्शन था, 13 से फिर जनरल स्टडीज़ वाला आ गया। तो 13 में भी जब पेपर 1 में सबों के मार्क्स कम आए थे, जिन्होंने निकाला सबके मार्क्स बड़े कम कम आए थे। बट उसके बाद से जब हमने इसको डायग्राम्स और उसके साथ रिप्रेजेंटेशन करना चालू करा, तो फिर जीएस में मार्क्स अच्छे आने लगे। मेरे ही नहीं, हम लोग 3-4 ग्रुप के दोस्त थे, सब ने ट्राई करा और सबके मार्क्स अच्छे आने लगे जीएस में। अब इसमें हम जैसे सोचते हैं, आप बहुत कोई बोलता है कि डायग्राम्स कैसे करेंगे, क्यों मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी में ही आदमी सोचते हैं कि डायग्राम बनने चाहिए, बाकी सारा जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें डायग्राम नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आप उसमें एक प्रेजेंटेशन डायग्राम दे सकते हैं बना के। पेपर 1 में हमारा जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में तो डायग्राम्स आपके बनने ही बनने हैं। पेपर हिस्ट्री में हो सकता है कि लोगों को लगे कि डायग्राम नहीं बन सकता है, बट आप जो उसमें इनोवेशन करेंगे उसी के लिए आपको एडिशनल मार्क्स मिलेगा। आपको बाकी बंदों से अलग दिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपको एडिशनल मार्क्स फेच करें। आप वैसे ही ऐसे टाइप पूरा लंबा लंबा लिखिएगा तो आपको भी वही एवरेजिंग मार्किंग मिलेगी जो सबों को मिल रही है।
आप फिर वो सोचते रहिएगा कि अरे मेरा वो फ्रेंड मेरे से कम जानता था, टेस्ट सीरीज़ में हमेशा कम लिखता था, लेकिन उसको ज़्यादा मार्क्स कैसे आ रहा है। प्रैक्टिकल ऐसा होता है। बहुत बार एग्ज़ाम में आप लोग को लगा भी होगा कि साथ वाला मीडियोकर बच्चा था लेकिन उसका एग्ज़ाम निकल जाता है और आपका नहीं निकल रहा है, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाना पड़ेगा। अब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, बताइए कोई भी सब्जेक्ट बोलिए, जीएस का, ज्योग्राफी में तो मैप्स बनते ही हैं, हाँ हिस्ट्री का कोई पार्ट लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला कि 1857 रेवोल्यूशंस के बारे में कि कैसे बनता है, मैंने भी कभी उस पर डायग्राम्स नहीं बनाया था। मान लीजिए आपको बोल ही दिया तो आपको क्या करना है, छोटा सा एक सॉरी इरेज कैसे हो गया, ये पूरा ही इरेज हो गया। अब मान लेते हैं कि 1857 रेवोल्यूशन है, मेरे को अभी याद नहीं है, मैं टच में नहीं हूँ हिस्ट्री के, लेकिन आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर से 2 लाइन लिखूंगा कि 1857 रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ, कौन कौन हिस्सा लिया, तो यहाँ पे ये लिए, यहाँ पे ये लिए, यहाँ पे मेरे को पता है कि ये वाला रीजन आ रहा है, मैं ऐसे एरो मारूंगा, इसमें दिखाऊंगा आरा, नीचे लिखूंगा कुंवर सिंह, ये वाला रीजन दिखाऊंगा, इसको लिखाऊंगा दिल्ली, सो एंड सो फोर्थ, हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको एक छोटे से डब्बे, अब आपको ये और क्या क्या फ़ायदा दे रहा है डायग्राम बनाना। अभी जैसा हम पैटर्न देख रहे हैं जीएस का, आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कि 2 अटेम्प्ट करना है, 40-40 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है सब्जेक्टिव नेचर का जो आपको लगता है कि 40 नंबर में क्या लिखेंगे इतना, मतलब वो एक पेज में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें 40 मार्क्स लाने हैं। तो हम पर 10 मार्क्स ये सोचते हैं कि आपको एक पेज लिखना चाहिए, तो 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है मतलब आपको 4 पेज लिखना चाहिए। एग्जामिनर तभी समझेगा कि आप कुछ लिखे हैं। हाँ, मतलब एक साइड आपका 1 पेज, पीछे साइड 2 पेज, पीछे साइड 3 पेज। तो आपको वो कैसे आप कीजिएगा, आप मैप्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं कि अब इसमें हम क्या लिखें, तो आप 2-4 मैप्स बना सकते हैं जो कि आपको मार्क्स लाने में मदद करेगा। ज़रूरी नहीं कि मैप मतलब कि आप यही बनाएं। हम जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक्स बहुत सारी चीज़ों, मान लेते हैं संथाल रेवोल्यूशन आप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिया हिस्ट्री, आपको जानकारी है कि संथाल रेवोल्यूशन कब हुआ, 55-56 से हुआ या फिर कहाँ से निकला, कहाँ से नहीं निकला। हम एक छोटा सा बढ़िया सा झारखंड का मैप बनाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट झारखंड टाइप का मैप है। इसमें अब हम शो करेंगे चीज़ों को कि भाई ये हमारा संथाल परगना हो गया। आपको आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो आपको बेसिक सारी नॉलेज है, आपको बस उन चीज़ों को दिखाना है कि आपको वो नॉलेज है और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको संथाल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा या झारखंड से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, आपको एक बढ़िया सा मैप बनाइए। बढ़िया सा नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैप बनना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि झारखंड। अगर उसको नहीं भी समझ में आता है तो आप नीचे लिखते हैं, है ना, कि क्या मैप बनाए हैं और उसमें क्या दर्शाए हैं। कोई क्वेश्चन आ गया ग्लोबलाइजेशन का,
मान लेते हैं कि ये आपका इतना बड़ा सा A4 शीट है। अच्छा, अब डायग्राम बनाने से आपको और एक फ़ायदा ये है कि पहले जैसे यूपीएससी मेंस देता है आदमी, तो उसमें क्वेश्चन पेपर लिमिट हो गया है। लिमिट इन द सेंस कि 2013 का मेरा एक्सपीरियंस था, बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन था और ये स्पेस खाली था। मैंने पीछे पलट के देखा ही नहीं कि पीछे है कि नहीं है। मैंने बड़े मज़े से थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाया, लिखना चालू किया, पेपर पलटे तो फिर पीछे कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पे जो ज्योग्राफी के बंदे थे उन लोगों को थोड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि हम अपने पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे पेपर में। लेकिन यहाँ पे आपको उस चीज़ का कमी नहीं है, तो आप पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कोई ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है, A4 शीट है आपके पास, अब आप कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एक लीजिए रास्ता इतना, और यहाँ पे हम एक छोटा सा वर्ल्ड का मैप बनाएंगे। ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ का भी नॉलेज नहीं चाहिए, जितना आपके पास है उतना। हमको पता है कि इंडिया यहाँ से है, यहाँ पे आपका मिडिल ईस्ट है, हम वही दिखाएंगे बस कि हम यहाँ से तेल ले रहे हैं, यहाँ से हम रेयर अर्थ मटेरियल ले रहे हैं, यहाँ पे अफ्रीका में मेडिसिन भेज रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। हम 10 तरह का दिखा के एरो मार्क दिखाएं कि हम इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं आज के डेट में। हमारा ट्रेड जो है सब तरफ है, ठीक है ना। मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप जो ऊपर 5 लाइन लिखे और नीचे 4 लाइन लिखे उसको समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं मैप, आप उसमें हम आते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन हुआ कि प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर है नहीं है, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा है, ऐसे टाइप लिखना ही नहीं है। उसको ब्रेक कीजिए, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं लिखने बैठे हैं। हमको दिखाना ये है उन लोगों को कि मेरे को ज्ञान है और हम एक समझदार आदमी हैं। आप जब भी चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं तो आप अपना एक पर्सनालिटी आपके पेपर पे डालते हैं कि आप एक समझदार आदमी हैं, आप मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अलग अलग डायरेक्शन में, ये आप सोच पा रहे हैं, तभी आप अपने पेपर पे दर्शा पा रहे हैं। बहुत बार चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना इनोवेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि रिट्रीटिंग मानसून क्या रिलेटेड, मतलब, या फिर बोल दिया कि कोरोमंडल कोस्ट पे आपका जो विंटर रेन होता है वो कैसे होता है, या तो उसमें आपको ये पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इतना कट करके बस इतना का डायग्राम बनाइए, वो और बेटर लगेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब वही लिमिट ऑफ स्पेस नहीं है, तो आप डायग्राम्स को अपने मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए। ठीक है, पूरा कैसे डिलीट होगा नेक्स्ट। ओके, अच्छा, इतने में आप लोग को किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को अगर लगता हो कि इतना करने के बगैर भी मार्क्स आ जाएगा या फिर कर लेंगे। देखिए, कोई जो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि अब जो लिमिटेड टाइम है सारा कुछ जानना, और अभी जेपीएससी का जैसा क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे ज्योग्राफी का मैंने सिलेबस देखा और ज्योग्राफी के मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे, मैं पूरी सिलेबस पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी की और उससे एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बस। कोई फ़ायदा नहीं है उतना पूरा पढ़ के, मतलब स्ट्रैटेजी ही मैटर करने वाला है। जैसे पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिएगा, उसमें हर एक क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। इंटीरियर ऑफ अर्थ से लेके आप जितना कोपेन और वो पढ़ रहे हैं, सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन उतने में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन आने वाला है डायरेक्ट। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ जनरल क्वेश्चन है, जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको डायरेक्ट किसी बुक में नहीं मिलेगा। आपको जो आपके पास नॉलेज है उन्हीं चीज़ों को किसी तरह मिला जुला के एक अच्छे वे में आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। जैसे लास्ट ईयर ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन था एक इंटीरियर ऑफ अर्थ रिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ के गए हैं PGS वेब बना दिए, 2 डायग्राम बना दिए हम अर्थ का, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन उसका तीसरा चौथा पांचवा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट आपको डायरेक्ट करने के लिए आपको कहीं आंसर नहीं है, उसमें आपका सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सारा कुछ एमलगमेट हो रहा है, जो कि आपको आंसर करने में दिक्कत हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको अपना ये सारा हथियार ज़रूर तैयार रखना चाहिए जो कि आप कहीं पे लगा पाए। जैसे बड़ा सिंपल है, कोई भी करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन में डेफिनेशन लिख दीजिएगा, सब कुछ लिख दीजिएगा। हम जब एक फॉर्मूला याद करके रखते हैं कि मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स टू करप्शन, तो अब हम करप्शन के बारे में पूरा एक लंबा ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं। हमसे जब भी करप्शन पूछेगा हम 2-4 एग्जाम्पल देंगे, उसको बताएंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, और अकाउंटेबिलिटी उसमें अगर नहीं होता है दैट लीड्स टू करप्शन। किसी भी चीज़ में हम अगर उसका अकाउंटेबिलिटी हटा देते हैं, कोई भी जो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो भी आदमी है उसकी जो ड्यूटी है, उससे जो जिसको वो अकाउंटेबल है, अगर उसका अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दे रहे तो वो कुछ भी कर सकता है। डिस्क्रिशन उसके डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, मतलब इंडिपेंडेंसी है, वो अपना डिसीजन ले रहा है। अगर हम किसी, मान लीजिए जैसे आप लोग का कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो उसमें कंडीशन दिया हुआ है ना, रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं सरकार ने कि इन रूल रेगुलेशन के आधार पे ही सर्टिफिकेट बनना है। अगर सरकार वो रूल रेगुलेशन हटा लेती है तो फिर तो मेरी मर्जी पे है ना। आपसे मेरा रिलेशन ठीक है तो हम आपका सर्टिफिकेट बनाएंगे, आपसे रिलेशन ठीक नहीं है हम आपका सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। दैट विल लीड टू करप्शन। तो आपको ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाने से बहुत सारा जो सिलेबस है जो कि आप कवर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है सारी चीज़ें, आप उसको एक बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाइएगा अपने पेपर पे, रादर देन कि आपका जो कंपटीटर है उतने अच्छे से कर पाए, है ना। आपको इसमें कोई एब्सोल्यूट तो है नहीं, आपको बस दूसरे से बेटर होना है, दैट विल सफिस। अभी तक में कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। एक क्वेश्चन में कितना दिया जा सकता है मैथ या डायग्राम? एक टू मच तो नहीं हो जाता? 2-3 डिपेंड करता है, मतलब कि कुछ सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि उसको अगर ज़रूरी है तो आप 4-5 में आप भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स में सर डेटा वगैरह कितना यूज करता है? कुछ चीट कोड वगैरह कुछ ऐसा बैकडोर का रास्ता कुछ? देखिए, हाँ, उसको बढ़िया बनाने के लिए सर। वही चीज़ बता रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे, सब कोई प्रीलिम्स के पहले भी पढ़े होंगे, ढंग से अगर तैयारी किए होंगे तो इंडिया रिलेटेड डेटा, झारखंड का हो सकता है मटेरियल कम हो, लेकिन इंडिया रिलेटेड मोस्टली डेटा तो सब कोई को पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल, इकोनॉमी में भी एग्जैक्ट फैक्ट बेस्ड नहीं आएगा। हमको लगता है, मान लीजिए एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक बार ये हम लोग जब 2000 उस समय दे रहे थे तो झारखंड JPSC में ही एग्रीकल्चर पे एक क्वेश्चन आया था, उसमें था कि झारखंड में वेजिटेबल्स वगैरह और ये सब जो है इसका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसमें मैंने 2 डायग्राम बनाए थे। एक हम बनाए थे बार डायग्राम कि हमारा उस समय प्रोडक्शन कितना था, बाद में प्रोडक्शन कितना था, और दूसरा कि स्पेशियल लोकलाइज, मतलब झारखंड का मैप देके कि हमारा
जो प्रोडक्शन है उसका कंसंट्रेशन कैसे है, मिनरल रिलेटेड या वो सारी चीज़ें। तो डेटा अगर आपको जानकारी है तो आप किसी भी तरह से पाई चार्ट यूज़ कीजिए, बार डायग्राम यूज़ कीजिए, लाइन ग्राफ यूज़ कीजिए, आप उससे उसको दिखा सकते हैं। और एक चीज़, मेंस में आपको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं भी पता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका ओपिनियन सही होना चाहिए कि क्या होना है। बेसिक क्लियर इन द सेंस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप सही से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। अब जैसे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, मान लीजिए हम पॉलिटी कल या परसों या 2-3 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है मेंस का। आप एक एक क्वेश्चन सारा चीज़ की तैयारी नहीं करेंगे। प्रीलिम्स आपने तैयारी कर रखी है तो आपको मोस्टली जितना भी बेसिक पॉलिटी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सारा रिलेटेड, जितना भी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ है, ये सारा चीज़ आपको पता है। मतलब कि NHRC क्या होता है, चीफ विजिलेंस कमीशन क्या होता है, UPSC क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, ये सारा चीज़ तो जानकारी है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर आपको देखना है कि आप आंसर कैसे करते हैं, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों पे बेस्ड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए पॉलिटी की तैयारी ही करना है, तो पॉलिटी का हम जब तैयारी करते हैं तो इसमें मेरे पास आता है कि 3 तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, द मोमेंट आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, अब 2 या 3 घंटे में आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, तो आप बहुत बारी हैपहैज़ार्ड वे में आंसर करने लगते हैं, जो कि सही ढंग से नहीं जाता और एग्जामिनर आपको एक एवरेज मार्क्स दे के ख़त्म करता है। हो सकता है कि अंदर में आपने कुछ कंटेंट अच्छे भी लिखे हों। तो जब भी इंस्टीट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आंसर है, सबसे पहले उसका मैंडेट लिखना। क्वेश्चन आया, द मोमेंट मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है आज के डेट में क्या कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, या कुछ भी, तो डायरेक्ट बहुत बारी हम उस पर लिखने लगते हैं। तो वैसा नहीं करना है, पहले हमको उसका मैंडेट लिखना चाहिए, 2 या 3 लाइन जो भी हो। मैंडेट इन द सेंस कि उसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हम जब चीफ ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं तो फिर हम उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे उसका, कि उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होता है वो कैसे होता है। इलेक्शन होता है, रिटायर्ड जज को रखते हैं, किसको रखते हैं, कितने मेंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें। ये आपको चूँकि प्रीलिम्स में नॉलेज है, इसलिए अभी ये पढ़ाने का चीज़ नहीं है कि हम आपको पढ़ाएंगे। हम आपको बेसिकली आइडिया बता रहे हैं कि लिखना क्या है और आंसर कैसे आएगा, तभी मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको फंक्शंस बताना है, अपॉइंटमेंट्स, और इसके बाद हम इनका फंक्शन बताएंगे कि क्या होता है फंक्शन NHRC का। अब जब फंक्शन है तो आप जो उसके करंट सिनारियो में उसका जो इशू बेस्ड प्रॉब्लम चल रहा है या फिर उससे कोई रिलेटेड है जिससे कि क्वेश्चन पूछा गया है, तब आप उसको यहाँ पे कोरिलेट करते हैं।
और कोरिलेशन करने के बाद फिर आप उसमें एक एंडिंग लिखते हैं अपना कि आपके हिसाब से बेसिकली होना क्या चाहिए था। स्पेशल जो उसका मेंशन है उसमें क्या किया जा सकता था। तो ये है मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल बेस। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, वो आ सकता है सेक्टर बेस्ड। जिन लोगों ने तैयारी ऐसे करी होगी ना सेक्टर बेस्ड, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सेक्टर बेस्ड बोलने का मतलब ये है कि गवर्नेंस, जैसे गुड गवर्नेंस किसी सिलेबस में एक डायरेक्ट टॉपिक ही है, तो यहाँ पे हमारा गुड गवर्नेंस है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारा सेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अगर पहले ही कभी नोट्स बना के तैयारी की होगी ना कि क्वेश्चन कुछ भी आए आंसर हमको ये चिपका देना है, क्योंकि ये हर बार ये क्वेश्चन आना ही आना। अब आप जैसे जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जेपीएससी में चारों पेपर में से किसी एक पेपर में लिख के रख लीजिए कि हमारा ट्राइबल ग्रुप या एसटी एससी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है। अब जब आपको पता है कि एक क्वेश्चन आना है, तो आप पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रख रहे कि इसके लिए हमारे पास प्लान क्या है, क्या क्या नया योजना या कोई सेंट्रल योजना है जिसको हम ला रहे हैं, मिनिस्ट्री में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, इसको तो हमको रेडी करके रखना है। अब जब हम सेक्टर बेस्ड में ही आते हैं, तो सेक्टर बेस्ड में ही अब हमको पता चल गया कि हेल्थ है, क्योंकि आप इंडिविजुअली एक एक का तैयारी नहीं कर सकते लिमिटेड टाइम में। हेल्थ है, एजुकेशन है, गवर्नेंस है, सॉरी गुड गवर्नेंस है। अब इसमें हमको कैसे बनाना होगा आंसर अपना? इसमें आपको बनाना होता है आंसर, पहला चीज़ हो गया इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बोलने का मतलब कि हेल्थ है तो पुअर वर्सेस अर्बन क्या हो, एग्जामिनर यही सब आपसे चाह रहा है बेसिकली। फीमेल वर्सेस मेल, सॉरी अर्बन वर्सेस रूरल, अब जब हमको पता है, अब मान लीजिए हम आपसे किसी से क्वेश्चन पूछेंगे हेल्थ रिलेटेड, तो आप हमको बता सकते हैं थोड़ा बहुत तो कि भाई एक आपको डायरेक्शन मिलेगा कि शहर एरिया में ज़्यादा हेल्थ सेक्टर हमारा अच्छा कर रहा है, रूरल एरिया में नहीं है, हमको उसको डेवलप करने का ज़रूरत है, उसमें कुछ लिंकेज प्रोग्राम हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, CHC PHC ये सारी चीज़ें। इसी में इक्विटी में आपका कास्ट आ जाता है। हाँ आइए, अब हम यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं कि हमारा जो ST SC या ट्राइबल ग्रुप है उसको हम उसको सारा कुछ प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग डाकिया योजना चलाते हैं, जिसमें हम लोग डाकिया योजना में क्या करते हैं, किसी को जानकारी? सिंपल है, तो क्यों दे रहे हैं उनको, हम मुहैया करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप उसको पॉलिसी को यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपको जानकारी है लिमिटेड या जो भी है आपको पता है कि उसी पॉलिसी के बारे में, तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मेंस में एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको आंसर्स को सोसाइटी से अगर कोरिलेट कर पाते हैं, क्योंकि करना है काम आपको सोसाइटी के बीच में, तो उसमें एक आंसर क्राइटेरिया ये ज़रूर होता है कि अगर आप सोसाइटी से कोरिलेट करके अपना आंसर लिख पाते हैं तो आप एक मैच्योर आदमी ज़रूर समझे जाते हैं, ठीक है ना।
तो हम इक्विटी बेस में जब यहाँ पे पॉलिसी और ये कर लेते हैं तो आप उस चीज़ को भी अचीव कर लेते हैं कि एग्जामिनर का वो भी जो आपका ये है उसको कर लेते हैं। इक्विटी के बाद आता है एक्सेस। यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है जितना हिस्सा कि दूर दराज जो क्षेत्र है झारखंड जैसे आपका है तो उसमें बहुत सारा एरिया, आप इसमें आराम से संथाल परगना का पूरा एग्जाम्पल लिख के डाल सकते हैं कि दूर दराज है, उतना रोड और ये सारी चीज़ें नहीं पहुंची हैं, इसलिए हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर हमारा वहाँ पे थोड़ा पिछड़ा हुआ है ना। तो उन सारी चीज़ों का कोरिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाते हैं तो अति उत्तम है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इसमें फिर आपका आता है कि इसमें की प्लेयर्स कौन कौन है इन्वॉल्व। सेक्टर बेस, ठीक है। स्कीम्स और इसमें जितना आप पढ़े होंगे प्रीलिम्स के लिए उसको भी इसमें में डाल सकता है। तो ये हो गया हमारा दो चीज़। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कि दो हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, सेक्टर बेस्ड। अब हम लोग इसमें देखेंगे इशू बेस्ड। जो भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन होगा, देखिए पॉलिटी एक थोड़ा सा स्टैटिक चीज़ है, पॉलिटी उतना डायनेमिक नहीं है जैसे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स कम्प्लीटली एक डायनेमिक सिलेबस होता है इकोनॉमिक्स का। पॉलिटी मोर और लेस थोड़ा स्टैटिक होता है, एक आध क्वेश्चन जो होता है वो डायनेमिक आता है। तो स्टैटिक होने का मतलब है, तभी मैंने बताया आपको इंस्टीट्यूशनल बेस्ड और सेक्टर बेस्ड, ये पूरा पूरा स्टैटिक पोर्शन है। जो भी आपका चीफ विजिलेंस है, ये सारा चीज़ें इंस्टीट्यूशनल में उसका बताइए कि क्या मैंडेट है, क्या क्या काम है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्यों अभी ये चल रहा है। सेक्टर बेस्ड बता दिया। अब आ गया आपका इशू बेस्ड। इशू बेस्ड जनरली आपका डायनामिक क्वेश्चन होता है, एक आध क्वेश्चन जो आपके सोसाइटी में चल रहा है। जैसे अभी इशू बेस्ड में आप अभी हमारे यहाँ जैसे लैंग्वेज का बड़ा हल्ला चल रहा है, तो उसमें आपको नहीं जा रहा है कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक है ना। आप जीपीएससी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए दे रहे हैं, एक सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, तो आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो आपका ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन कभी भी आंसर में वैसे नहीं दिखना चाहिए। एक उसको जस्टिफाइड वे में, बैलेंस्ड वे में आपको दिखाना, ये तो सब कोई जान रहा है वैसे। तो इशू बेस्ड क्वेश्चन में जैसे होता है तो ये आपका आता है करंट इवेंट से। करंट इवेंट्स अभी जैसे बताया, भाषा हो गया या फिर खतियान या फिर ये स्थानीयता का जो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ। तो अब करंट इवेंट्स में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपको ये पता करना कि क्वेश्चन आया क्यों है एग्ज़ाम में, मतलब कि सोसाइटी में ऐसा कौन सा इश्यू हो रहा है जिसके वजह से ये क्वेश्चन मैम से पूछा जा रहा है। द मोमेंट आप निकाल लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस वजह से पूछा जा रहा है, तो फिर आपको उसको साइट करते हुए लिखना होता है कि हाल के कुछ दिनों में ये इशू चल रहा है, जिसमें कि ये मतलब उसका एक संबोधन टाइप, उसका एक बेसिक चीज़ लिख देना है कि ये इशू था। उसके बाद आपको उसका रैमिफिकेशंस लिखना होता है। रैमिफिकेशंस इन द सेंस कि उसको सेक्टर्स में अलग अलग बांटिए कि उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इकोनॉमिकल भी सोच सकते हैं क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम ये बोलते हैं कि भाषा वाला कोई क्वेश्चन आ गया इस बार आपको कि क्या आपके हिसाब से सही लगता है कि लैंग्वेज जो अभी हटा दिया गया या फिर सो एंड सो लैंग्वेज हटा दिया गया, तो
आप बताइए कि क्या है, सही है गलत है, क्या लिखिएगा कोई भी। सर वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे कि कितने लोग क्या बोलने वाले हैं। अगर मान लीजिए जनसंख्या पॉपुलेशन है, सब कुछ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अगर डाल दिया वो करा मौसी अगर डाल दिया जाए उस आधार पर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 20% की जनसंख्या कर रहे हैं तो जस्टिफाई करते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन अगर वो पॉपुलेशन वो बोलने वाले लोग ही अगर वहाँ नहीं है और अगर हम थोप दें वो लैंग्वेज पे तो फिर नहीं हम ये आप ठीक बोल रहे हैं अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन आया कि रिसेंटली so and so language has been removed after agitation among the people and students। आप क्या सोचते हैं, तो निकालना सही था गलत था? सही था सर। सही था। कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस बात को हम लिख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है किसी भी क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो गया या फिर उसको प्रशासन में इंक्लूड करने का बात आ गया। इस तरह के मुद्दे में क्या होता है कि अगर भाषा जो है उस स्थान का पहचान दिलाने का काम करता है और उस स्थान पे अगर भाषा ऐड करते हैं तो एक तरह से उसका संस्कृति और कल्चर को इफेक्ट करता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि वहाँ जो भाषा हटाया गया वो अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। जैसे वैश्वीकरण पे जब प्रभाव जब आ चुका है पूरा वर्ल्ड में, झारखंड में या पूरा इंडिया में, तो भाषाई संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह हर जगह फ्लो कर रही है। उस बेसिस पे आज के ज़माने में भाषाई आधार पे किसी क्षेत्र को बांटना या किसी भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देना वो गलत है। क्योंकि अगर एक आदमी भी अगर उस भाषा को बोलने वाला अगर है तो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर इससे एक दूसरे की संस्कृति का आज के ज़माने में जो आदान प्रदान है वो रुक रहा है। देखिए बड़ा ठीक है, सब कोई जो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो आपको सबसे पहला थंब रूल है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पहले साइट करना है, ठीक है, कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि हमारा देश में सर्वोपरि कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन को साइट कर देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सो एंड सो सेक्शंस में ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत कि ये का हम लोग को सुविधा मिला हुआ है, ठीक है। अब उसमें जैसे आप बता रहे हैं लैंग्वेज रिलेटेड की, आप जैसे बोल रहे हैं कि उसमें उस अधिकार का हनन है, आप बोल रहे हैं कि पहचान मिल रहा है और ये मिल रहा है। आपका भी जवाब कम्प्लीटली एक तरफा है, आपका भी जवाब कम्प्लीटली एक तरफा है, आपको जजमेंट देना नहीं है। ह्यूमन राइट जो हमारा जैसे राइट का अधिकार है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये सही है कि मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से वहाँ जा सकता है, बच सकता है, ठीक है। और वैश्वीकरण के बाद ऐसा देखा गया हो रहा है, हम किसी का संस्कृति अगर वो मान लीजिए वो अलग भाषा बोलने वाला यहाँ आके रहा है तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर फिर इधर से देखेंगे जो नीति निर्देशक तत्व जो बोलता है कि हमको अपना ऐसा नियम बनाना है जो उस राज्य के लिए बेटर हो। अगर मान लीजिए उस क्षेत्र में वो अगर नहीं, देखिए हम कहीं ये नहीं बोल रहे, आप बड़ा सिंपल जैसे है, मान लीजिए आपको क्यों लैंग्वेज चेंज करने का मोटिव क्या था, एजेंडा क्या था? मोटिव यही था कि ताकि वहाँ नौकरी, हम कहीं संस्कृति या फिर उस पर तो करने नहीं जा रहे। मेन एजेंडा यही था ना भाई कि लोकल लोगों को नौकरी मिल पाए, बाहर को नहीं मिल पाए। आप रिजर्वेशन बढ़ाइए ना लोकल के लिए, क्या दिक्कत है? हम 100% रिजर्वेशन कर दे रहे हैं कि जो झारखंड के हैं वही जॉब करेंगे यहाँ पे। लैंग्वेज का क्या इशू है? उसको इस तरह भी देख सकते हैं ताकि वो लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहा है ताकि फिर उसको लोग सीखे। नहीं, सीखने के लिए तो फिर हम हमेशा करेंगे ना, एक एग्जामिनेशन के फॉर्म में आएगा तो थोड़ी करेंगे। तो उसके बेसिस पे सरकार को ये ध्यान देना चाहिए ताकि हम उसको ग्राउंड लेवल से उस लैंग्वेज को सिखा सकें, मतलब स्कूल में 5 से 8 तक वैसा तो कोई। हाँ, तो वो तो सिलेबस में हमारे पास है ना। हम लोग भी जब आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा अगर, तो आपको एक ट्राइबल लैंग्वेज लेना पड़ता है, ठीक है ना। और इस ट्राइबल लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, उसमें पास भी करना पड़ता है। तो ग्राउंड लेवल से नहीं है सर, ग्राउंड लेवल से कहाँ दिख रहा है कि मतलब कि जो रीजनल लैंग्वेज उसको सिखाया जा रहा है वैसा? हाँ, नहीं, अगर वैसा भी है तो फिर करिकुलम में चेंज करने के लिए बोलिए ना। एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारा, हम लोग उसमें चेंज करेंगे, सिलेबस में ऐड कर देंगे। सिलेबस में जो ऐड है वही भाषा को मतलब कोई भी रीजन नीति में ऐड करना
हम कहीं नहीं बोल रहे गलत है सही है, बार बार यही समझना है। हम बस आप तर्क जो दीजिएगा तो आपके अगेंस्ट में भी तर्क देगा। आप सपोर्ट में तर्क दीजिएगा तो हम आपके अगेंस्ट में तर्क देंगे, आप अगेंस्ट में तर्क दीजिएगा तो हम आपके सपोर्ट में तर्क देंगे। और दोनों में गलती सही कुछ नहीं है, ये सब सब्जेक्टिव मैटर होता है, ठीक है ना। और ये करंट इशू से जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत हद तक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, जिसमें बस आपका नज़रिया जानना चाहता है कि आप कितने बेटर वे में उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपना बैलेंस्ड अप्रोच को। हम आप जैसे वो लिखें, जैसे आप लिखिएगा कि देना सब कुछ सही है, तो आपको एक अल्टरनेट मेथड बताना चाहिए कि आप रिजर्वेशन के थ्रू भी उसको अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट द ओनली वे। अगर किए हैं तो अच्छा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। वो तो कॉमन चीज़ है, सब बच्चा जान रहा है कि आप जब सिविल सर्वेंट में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको लिखना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं है, क्योंकि आपको वही करना है ना। तो डिसीज़न गलती नहीं है, सही है, लेकिन और क्या क्या हो सकता था और बेटर वे में कैसे हो सकता था, ठीक है ना। हम लोग किसी भी एक आदमी भी अगर फ़ायदे में हो रहा है या फिर किसी एक आदमी को भी, क्योंकि ह्यूमैनिटी वही है, किसी को भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। तो इशू बेस में ये होगा, रेमिफिकेशंस आप लिखेंगे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल भी लिख सकते हैं। जैसे आप बोले लैंग्वेज रिलेटेड कि कल्चरल क्या बेनिफिट होगा हमारे को, नहीं होगा। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिलेटेड जजमेंट, आपको कोई भी चीज़ें याद हैं तो आप उसको साइट कर सकते हैं। कभी भी कोई जजमेंट अगर किसी चीज़ से रिलेटेड है, मतलब जैसे एजुकेशन रिलेटेड या फिर किसी रिलीजन या फिर किसी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है और उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रिसेंट कोई जजमेंट अगर आपको याद आता है, आप उसको लिखेंगे तो आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। तो हम पॉलिटी, अब जैसे यही है, तो अब हम पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, चूँकि हम प्रीलिम्स पढ़े हैं तो हमको इंस्टीट्यूशन सारा याद है कि क्या क्या था। हम बस समझ गए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको तुरंत ऐसे करना है, क्योंकि टाइम नहीं रहता। मैंने फर्स्ट पॉइंट जो आपको बताया वो कि 100% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इवन प्रीलिम्स में भी, बहुत पुराने ज़माने में होता था कि निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन था, हम लोग सोचते थे कि 50% आ रहा है मार्क्स तो हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आज के डेट में वैसी बात नहीं है। अब आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन है तो आपका पहले ही तो अटेम्प्ट 80 to 90% होना ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका एक्यूरेसी कितना है और तब निकलेगा। तो अब जिन बच्चों ने 60% से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किए तो वो तो 100% एक्यूरेसी लेके भी आएंगे तो नहीं होने वाला। इसी बार के प्रीलिम्स में ही देख लीजिए जो मार्क्स गया, खैर ये तो अनएक्सपेक्टेड था, बट फिर भी अगर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर एक्यूरेसी रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पहले अपना जो क्वेश्चन पेपर है मेंस में भी 100% अटेम्प्ट तो मैंडेटरी है। तो 100% अटेम्प्ट के लिए कैसे होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपको सवाल देखने में बहुत बारी सवाल ऐसा होता है कि आपको सोचते रहना पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या जाए। तो अगर आप वहाँ पे 1-2 मिनट भी अपने स्ट्रक्चर से बचा सकते हैं तो भी बहुत है। स्ट्रक्चर से ये भी पता चलता है कि आपको चीज़ों का जानकारी था। जैसे एक नॉर्मल बच्चा और कोई जो स्ट्रक्चर में आंसर लिखता है, दोनों को सेम क्वेश्चन पूछते हैं और उसको नहीं पता, उसको पता है, तो वो ऐसे टाइप लिखना चालू करेगा। वो उसको तो भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में बांटेगा, सब हेडिंग डालेगा, कुछ कुछ करेगा। तो एग्जामिनर उसी को मार्क्स देने वाला है जो स्ट्रक्चर वाइज लिख रहा है। तो पॉलिटी ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट जो है आपका जीएस का, उसमें आपको
इतना सारा हथियार ज़रूर है कि आप कम पढ़ाई बोलने का मतलब ये नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है नॉलेज का, लेकिन चूंकि आप प्रीलिम्स में बहुत पढ़े होंगे इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको वो सारा नॉलेज होगा। और अगर नहीं है तो 10 मिनट में तो 10 दिन या 20 दिन में तो बड़ा मुश्किल है कि उसको तब आप अचीव कर पाइएगा, ठीक है ना। दूसरा ये भी है कि आपको जो 40-40 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है वो पूरे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसका बहुत छोटा हिस्सा है, जिसके चलते आप पूरा सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज लीजिएगा और आके सवाल देखेगा तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है तो आपको लगेगा पूरा पढ़ना बेईमानी हो गया। लेकिन ये है कि आप जितना बेसिक पढ़े होंगे, जितना डेप्थ पढ़े होंगे, आप फिर अपने स्ट्रक्चर में उन सब चीज़ों को डाल के उसका सदुपयोग कर पाइएगा, ठीक है ना। इतना था हमारा कि इससे करने के लिए क्या बोलते हैं आंसर राइटिंग। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। आंसर राइटिंग में और कोई कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। राइटिंग किसी की अच्छी नहीं है, लेकिन सजा सजा के लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिंग दे दे के लिखिए क्योंकि पेपर का कमी नहीं है तो थोड़ा। कौन पूछ रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन का जैसे डिमांड रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा स्ट्रक्चर अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, उसका सारा एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे हर एस्पेक्ट को देखना है, जैसे क्वेश्चन का डिमांड है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन। क्वेश्चन का कुछ भी डिमांड रहेगा आप उसमें स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बोलिए, उसको हम स्ट्रक्चर वाइज तोड़ देंगे। जैसे सर पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर, हाँ, कि सूचना का अधिकार ये है और इसको कैसे मतलब, तो वो तो पता चल रहा है। अब जैसे सूचना का अधिकार है, मान लीजिए हम लोग आते हैं इसी में, सूचना का अधिकार चलेगा, इस पे आरटीआई एक्ट है, ठीक है ना, 2005 में आया था ना जी। थैंक यू। आरटीआई एक्ट का क्या क्वेश्चन था बताइए। सूचना का अधिकार क्या, सूचना किसमें कुछ था, मतलब रिलेट करके था। अब उसमें हम कैसे करेंगे, मान लीजिए सूचना का अधिकार है तो सबसे पहले तो आपको आरटीआई एक्ट लिख देना है, कब आया कब क्या हुआ। अब उससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, हम एम्पावर कर रहे हैं पब्लिक को, एम्पावरमेंट, ये मेरा एक सब हेडिंग हो गया, हम एम्पावरमेंट में लिखेंगे कि सब कोई को ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी, ये दूसरा सब हेडिंग हो गया, इसमें हम लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो अब हमारा करप्शन वरप्शन को भी ये काउंटर कर पा रहा है क्योंकि हर एक को अपनी जगह से अधिकार है, मतलब कि कोई डिस्क्रिशन बेस्ड काम नहीं कर सकता, उसको जवाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया, इसमें गवर्नमेंट का जितना लोग है सबों का अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया क्योंकि उसको पब्लिक की तरफ अकाउंटेबल है, क्योंकि उसको जवाब देना है आरटीआई के तहत। अकाउंटेबिलिटी आ गया तो फिर हम जैसे वो अभी बताए, मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स टू करप्शन। आप यहाँ पे उस फार्मूला को डालिए, फिर एग्जामिनर देखा कि आपको थोड़ा सा इससे ज़्यादा नॉलेज है, हाँ, तो आप कहीं पे भी किसी भी आंसर में स्ट्रक्चर यूज़ कर ही सकते हैं, उसको बस करना ज़रूरी है, ठीक है ना। वो आपका एक समझदार मेंटेलिटी बताता है। हाँ, और बताइए। रिलेशन, हाँ, आलोचना करने के से आगे की जो केंद्र है वो राज्य पर ज़्यादा दबाव बनाता है, या तो कभी कभी केंद्र जो एकात्मक हो जाता है, तो वैसे में मतलब केंद्र पर हमको ज़्यादा जोर देना या स्टेट किसी पे नहीं। आपको इंसिडेंसेस साइट करना है कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, कभी कभी कोएलिशन गवर्नमेंट होता है तो सेंटर कमज़ोर होता है ना। मान लीजिए आप स्टेट पार्टी से मिला के कोएलिशन गवर्नमेंट बना रहे सेंटर पे, तो आप थोड़ा डिपेंडेबल हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन है वो ज़्यादा झुक जाता है स्टेट के तरफ, और जब हमारा सेंटर मेजॉरिटी में रहता है तो हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है वो ज़्यादा झुक जाता है सेंटर की तरफ। ऐसे ही लिखना। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या,
पॉइंट आउट करना है कॉपी में? जुडिशियल एक्टिविज़म तो प्रॉपर पॉलिटी में हम लोग का एक पेपर 2 में क्वेश्चन यही था, सिलेबस है। तो उसमें आप देखिएगा तो जुडिशियल एक्टिविज़म में जितना भी आपका रिसेंट इन्वॉल्वमेंट रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड सारी चीज़ों को साइट कीजिए, उसके बारे में लिखते जाइए। जैसे अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले इन्वॉल्वमेंट के लिए वो लोग पेड़ काट रहे थे, तो उसमें वो साइट किया, आप उसमें लिखिए जुडिशियल एक्टिविज़म रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट बेस्ड, सोशल बेस्ड। सोशल बेस्ड में बहुत जगह पे जो हंगर और इससे रिलेटेड है, पोषण नहीं मिल पा रहा बहुत कोई को, वो चीज़ है, हर एक जगह मिलेगा आपको उसमें एग्जाम्पल। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपको नॉलेज है सारा कुछ। आपको जुडिशियल एक्टिविज़म आप सर्च ही कीजिएगा तो आपको 10 चीज़ें तो मिल ही जानी है। ये ओवर कैसे हो जा रहा है सर? अति न्यायिक सभ्यतावाद किस तरह से हो जा रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन जो हो जा रहा है सर गवर्नमेंट और ठीक है, उसमें भी बहुत सारा यही होता है। जब हम सेंटर स्टेट, ये जो हमारा सेंटर या स्टेट रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है, एक्ट हो रहा है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट हो रहा है या फिर ये उसको सुओ मोटो बहुत बारी ले रहा है अपने पास। जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है? जब हमारा जुडिशियरी का जो प्रॉपर काम है उस चीज़ से वो थोड़ा आगे बढ़ के सुओ मोटो डिसीजंस लेता है सोसाइटी बेस्ड या इनइक्वालिटी बेस्ड इश्यूज़ पे, यही है। अब इसमें कभी कभी जब उसकी ज़रूरत नहीं है तब भी वो सेंटर या स्टेट से रिलेशंस, मतलब सेंटर या स्टेट से जो कानून बन रहा है उस पर अपना ऑर्डर पास कर रहा है या उन चीज़ों को ले रहा है, वही जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है। ठीक है, तो इसमें और किसी को डाउट है तो पूछिए। इसके बाहर भी पूछ सकते हैं, मतलब जनरली जेपीएससी रिलेटेड, या फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो। एक पेन कोई दिक्कत नहीं उससे, आप कर सकते हैं, उतना टाइम है आपके पास तो कीजिए, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। टाइम है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, 2 पेन भी, अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर टाइम है तो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल एग्जामिन में क्या करना होगा सर? क्रिटिकली एग्जामिन में होता क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन में जो हम लोग यूपीएससी के लिए तब से बात कर रहे हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस्ड अप्रोच, यही है क्रिटिकली एग्जामिन। परसेंट बांटना है सर, पॉजिटिव को नेगेटिव को सब कुछ ऐसे ही। आपके पास अगर उतना नॉलेज है या फिर आपके पास उतना मटेरियल है कि दोनों के बारे में बराबर बराबर बांट सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और निष्कर्ष में क्या रहेगा? निष्कर्ष में रहेगा आपका सुझाव या फिर फ्यूचरिस्टिक कुछ अप्रोच या फिर ऐसा कोई जो पॉलिसी अगर रिसेंट गवर्नमेंट डाली है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। मतलब क्रिटिकल एग्जामिन में सर एक पक्ष भी देना है, विपक्ष भी देना है। एकदम, हाँ, मैंडेटरी है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद बेसिकली, हाँ पूछिए। हाँ, इस बार भी वैसा कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? मतलब कैसे ये बड़ा अजीब सा बताया नहीं जा सकता है। जेपीएससी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे बताएं कि इस बार वैसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? लिबरेशन अच्छा क्वेश्चन है वैसे। मान लीजिए लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वाला था, उसमें इंडिया का रोल पूछा है शायद, क्या था कैसा था, तो उसको आप कोई इसका तैयारी करके तो गया नहीं होगा। नहीं, वो सिलेबस में टॉपिक है एकदम। बात तो बहुत बढ़िया, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश टॉपिक ही है सिलेबस में से पूछा। तब तो लोग पढ़ के गए ही होंगे। मान लीजिए अगर नहीं पढ़ के गए होते तब ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर क्या करेंगे? सर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसका करेंसी पे बोलता आलोचना करते 40 हाँ, अब सोचिए कि केवल करेंसी पे उस पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा होता तो आप आराम से 40 नंबर का लिख सकते हैं, लेकिन उसके केवल टोकन करेंसी के बारे में पूछा है तो फिर 40 नंबर का लिखना मुश्किल है। उन सब केसेस में तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता। अगर वही मूवी अगर प्रिपेयर करके किया जैसे कोई सारा सेक्शन नहीं पढ़ा उस बेसिस पे अगर लिखना आ जाए तो क्या करना?
अगर वही तैयारी करके गए तो देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है ना। मेरा बेस्ट ये नहीं है कि हम 100 पे 100 लाएंगे, हो सकता है मेरा बेस्ट 40 ही लाने का हो, तो हम 40 लेके आएंगे, और क्या। उसका कहीं ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा आएगा। जो आप तैयारी जब प्रिपेयर करके गए हैं तो फिर वही लिखना है। अगर हो गया हो तो फिर हम लोग आएंगे ज्योग्राफी पे, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़े हैं आप लोग सब कोई? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े हैं? पिछले बार का क्वेश्चन जो आया था तो वो बना के देखे, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ज्योग्राफी है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी से एक ही क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव्स में समझ लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इतना बड़ा सिलेबस है तो कैसे पढ़ रहे हैं? सर ये तो कंप्लीटली छोड़ ही दिए, सी और डी चल रहा है, कुछ बी को लेके चल रहे हैं सर। हाँ, लेकिन जैसे क्वेश्चन वो पूछे ना, मान लीजिए वो 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, आप जो सी और डी लेके चलें उसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका कि कुछ नहीं पता है, फिर ऑब्जेक्टिव में तो आना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑब्जेक्टिव में तो 2 या 3 क्वेश्चन तो गारंटी आएगा, तो फिर वो तो छूटेगा। अगर आपको लग रहा है कि 40 मार्क्स करके है तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम लोग 8 क्वेश्चन बना लें तो आप उससे जो 1.5-2 क्वेश्चन आएगा वो आराम से बना लीजिएगा। इंटीरियर ऑफ अर्थ लास्ट ईयर आ गया है तो इस बार ही आएगा नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया आपका। दूसरा हम लोग आते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इन दोनों पे बेस्ड एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। नहीं भी आता है तो इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें हो सकती हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में आ जाए, हिमालय, ओरोजेनेसिस। हम जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में हमारा 3 तरह से ओरोजेनेसिस होता है। एक होता है हमारा ओशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर टकरा रहा है, दूसरा होगा कॉन्टिनेंटल ओ जिसको हम आइलैंड और ओरोजेनेसिस भी बोलते हैं, फिर ओशियन क्रस्ट, और तीसरा कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल जिसमें कि हमारा यहाँ पे हिमालय भी आ गया है ना। तो अगर कॉन्टिनेंटल ये प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो आप अपना 2 क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं। अब इसमें भी आपको उतना इन डेप्थ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है तो आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस का वो मतलब क्वेश्चन पेपर का वो डिमांड नहीं है कि आप उतना डेप्थ में पढ़ें। सिलेबस का डिमांड ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उससे संबंधित सवाल बना पाएँ। जब भी पूछ रहा है, मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स, आपको 2-4 चीज़ पता होना चाहिए बस। प्लेट्स किसको बोलते हैं, कितने तरह का प्लेट होता है, मार्जिन्स के बेसिस पे हम लोग डाइवर्जेंस हो गया आपका, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मूवमेंट के आधार पे कितने तरह से बांट सकते हैं प्लेट्स को। तो कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, और एक हो गया जो ट्रांसवर्स हमारा चलता है, जैसे सेंट एंड्रियास फॉल्ट लाइन पे चलता है हमारा। और इसके एविडेंशियल प्रूफ क्या है, तो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स ख़त्म हो जाता है। उसी तरह हम कल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे आते हैं तो उसमें भी कॉन्सेप्ट क्या क्या है। उसमें कॉन्सेप्ट ये है आपका कि अल्फ्रेड विग्नर दिया 12 में दिया, किस बेसिस पे दिया, मतलब उसका बेसिक पोस्टुलेट्स क्या था, वो किस बेसिस पे बनाता था। मतलब कि उसका कहना था कि स्वेस जो था, एडवर्ड स्वेस, सियाल सीमा नीफे के बेस पे था। सियाल जो था सीमा पे एकदम बिना फ्रिक्शन के
उसके ऊपर तैर रहा था। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, अगर इतना क्लियर है आप उसको पैराग्राफ वाइज तोड़ तोड़ के बना सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी होगा ड्राइंग बनाना। ड्राइंग बनाने के लिए अब इसमें आपको कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की या समझने की। सब कोई जान रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सबसे मेजर फंडा जो है उसका जिग्सा फिट है। हम उसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बनाते हैं और इधर पे यूरोप अफ्रीका बनाते हैं, उसमें 2 एरो ऐसे मार के दिखाते हैं कि यहाँ पे जिग्सा फिट हो जाता है। ये सब केवल कॉन्सेप्ट है। और उसका ये क्या है, मतलब ड्रॉबैक्स क्या है। तो अगर आप नोट्स बनाइएगा तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बस 2, हम लोग ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा लंबे तरीके पे पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको शॉर्ट में बना के बस लिख सकते हैं कि क्या तरीका है, कैसे हो सकता है और उसका ड्रॉबैक्स क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स का भी वैसे ही होगा कि क्या उसका बेसिक पोस्टुलेट्स है, क्या एविडेंशियल प्रूफ है। बोलिएगा तो इसको डिटेल में, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए इसमें डिटेल ज़्यादा जा सकता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये सारा चीज़ आप इसमें कवर कर लेते हैं। इस सेक्शन में जो है जो कोपेन का क्लाइमेट जो रूल है, एकदम देखिए कोपेन में कुछ है नहीं ना, आपको पढ़ना नहीं है कोपेन। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, सिलेबस में है लेकिन एक ही क्वेश्चन आना है और अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को लगता है उसका कम चांस है कि वो आएगा। इसलिए से उसको नहीं पढ़े। तो पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। हम बोल रहे तो मान लीजिए कोपेन आपसे पूछता है, आप उतना डिटेल मत नहीं भी लिखेंगे। आप जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहला चीज़ कि आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स लिखना है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में या फिर झारखंड के पर्सपेक्टिव में। आपको अगर कोपेन्स पूछ भी दिया तो आपको नहीं भी पता है, आपको बस उसका इंडिया का मैप याद रख लीजिए और उसके बेसिस पे लिख दीजिए। आपको मैं बोलता हूँ कि फुल मार्क्स आएगा। यहाँ पे हो गया AM, ये एक रीजन BSH, बस इसको ध्यान में रखिए, हो गया कोपेन। इसके अलावा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बेसिस पे ये कर देना है, ये एरिड है BSW, ये BSH, ये CWG, हाँ ये AW, AMW होगा शायद, ये AM होगा, जो भी है। तो बस इतना कर लीजिए, इसके बाद आप डिटेल मत पढ़िए, इसी को वहाँ पे छापिए, अब इसके बारे में लिखने लगिए। ठीक है ना, बस काफ़ी है, क्योंकि कोपेन आएगा नहीं, उतना डिटेल पढ़ के जाइएगा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ हाँ, वही तो हम बता रहे हैं ना। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स है तो प्लेट टेक्टोनिक्स हम बताएं अभी कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं, बोलिएगा तो थोड़ा डिटेल में ही बता सकते हैं। ओवरव्यू बस खाली ये सारी बताया, इतना मेरे दिमाग में आ गया पूरा। हाँ ठीक है, उसी तरह 8-10 टॉपिक जो है उसी तरह आप डिस्कस कर दिए बस। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स है, शुरू का समझिए। सबसे पहले हमारा आते हैं अल्फ्रेड विग्नर, ठीक है ना। कहानी टाइप सुनेगा तो और जल्दी याद भी होगा। अल्फ्रेड विग्नर के पास ना एक प्रॉब्लम था कि क्लाइमेटिक जो चेंजेस है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें, किस बेसिस पे। तो क्लाइमेटिक चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 तरीका था, जिसमें से पहला था कि हम मान लें कि कॉन्टिनेंट्स जो है स्टैटिक है और क्लाइमेटिक एरिया चेंज हो रहा है, और दूसरा था इसका वाइस वर्सा, मतलब कि उल्टा, मतलब कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है और हमारा क्लाइमेटिक जोन जो है वो फिक्स है। और विग्नर गया इसके साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो अपना डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को बनाए। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी वो उनका था क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। इसमें उनका बेसिक पोस्टुलेट जो था वो था
अर्थ है 3 लेयर सिस्टम, जो कि एडवर्ड स्वेस पहले बोल चुका था, सियाल, सीमा, निफे। दूसरा ये था कि सियाल जो है वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है, और सीमा जो है वो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा है सियाल को फ्लोट करने में। ठीक है, मतलब वो अपने से चल रहा है। तीसरा चीज़ था इसमें कि अब भाई फोर्स क्या है जो कि कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग कर रहा है, और ये कैसे जा रहा है। तो विग्नर जो बोले कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 फोर्स है, उसमें पहला फोर्स जो है वो है डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और टाइडल फोर्स। अब एक और चीज़ है कि सियाल जो सीमा पे तैर रहा है, तो इसका एक फोर्स आपको लगेगा बॉयंसी फोर्स भी। तो ये 3 फोर्स जो था मेजर रीजन था और अच्छा दो तरीके का मूवमेंट हो रहा था फोर्स, इससे भी हम लोग देख सकते हैं। एक हमारा था वेस्टवर्ड मूवमेंट, ये हो रहा था किसके वजह से, टाइडल फोर्स के वजह से, जो कि सन और मून के ये से लग रहा था। यहीं पे आपको समझ लेना है कि ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। अगर दिल है तो अलग से हम लोग पढ़ सकते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या था, लेकिन याद रखने के लिए समझ लेना कि यहीं पे एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कि टाइडल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत छोटा फोर्स होता है जो कि इतना बड़ा चीज़ को मूवमेंट कर पाए। दूसरा यहाँ पे है इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, वो कैसे हो रहा है, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स। बोलने का मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉयंसी फोर्स था, इसका जो रिजल्टेंट था वो इक्वेटर के तरफ लग रहा था, इसलिए ये इक्वेटर के तरफ मूव कर रहा था। इतना चीज़ जान जाते हैं तो उसके बाद हम बढ़ेंगे कि विग्नर ये मान के चल रहे थे कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे सारा जो लैंड मास था एक बना हुआ था जिसका नाम था पैंजिया, और एक वाटर बॉडी मास था जिसका नाम था पैंथैलसा। ठीक है, जिसको हम लोग एंशिएंट पैसिफिक ओशियन भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं। और एक इसमें एजम्पशन उनका ये था कि ये जो पूरा मास था, इसका जो सेंटर था शुरू में नियर टू अभी जहाँ पे हमारा डरबन है वहाँ पे था, तब ये इधर घूम रहा है और इधर घूम रहा है। अब इसके बाद आप इसका प्रोसेस बता सकते हैं, फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मतलब ये 2 भाग में बट गया, टूट गया। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड, जो सदर्न पार्ट था उसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। जब टूटने के बाद और इन दोनों के बीच में जो सी बना उसको बोलते हैं टेथिस सी।
तो टेथिस सी जब बना, और तो पहला हो गया हमारा फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो गया, दूसरा हो गया ओपनिंग ऑफ टेथिस। अब इसमें ये बताते हैं कि माउंटेन बिल्डिंग को भी ये सोचे कि एक्सप्लेन कर लें। तो माउंटेन बिल्डिंग को कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं, ये बोले कि जब सियाल जो था सीमा पे फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो लगा रहा है, इस रेजिस्टेंस के वजह से मेरा माउंटेन बना। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये है हमारा, मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आपको है रॉकीज़, यहाँ पे आपको एंडीज़, ये दोनों हमारा वेस्टवर्ड साइड में है, वेस्टर्न डायरेक्शन में पड़ रहा है। हम पहले ही मान चुके हैं कि ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। तो जब ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा था और यहाँ पे जो सियाल है, हम सीमा है हमारा, ये रेजिस्टेंस फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, उसके वजह से वेस्ट साइड पे जो है हमारा माउंटेन बिल्डिंग होता है, ठीक है ना। यहीं पे आपको ये समझ लेना है कि ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्रिटिसिज्म भी है। पहले ही हम एज्यूम कर चुके हैं कि सीमा कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करता है, और बाद में माउंटेन बिल्डिंग के लिए वो हमको बता रहे हैं कि नहीं, रेजिस्टेंस के चलते ही माउंटेन बिल्डअप हुआ है। तो ये यहाँ पे फिर से उनका क्रिटिसिज्म है कि वो जो एज्यूम करके चल रहे हैं वो गलत था। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसमें आप केवल ड्रॉबैक बताइए। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसमें आप इनका केवल जो प्रोसेस है वो सारा चीज़ बताइए, या थ्योरी बताइए, या इनके एविडेंसेस बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है, जैसा यूपीएससी में इसमें आता था कि एविडेंसेस क्या है जो कि इनके सपोर्ट में है, ठीक है ना। तो एविडेंसेस सबसे पहला चीज़ जो वही है कि हमारा जिक्सॉ फिट है, ये चीज़ यहाँ पे फिट होता है, ये वाला यहाँ आएगा, जिक्सॉ फिट होता है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। दूसरा लेमिंग्स, नॉर्वे में एक मिलता है प्रजाति लेमिंग्स, जो कि ओवर पॉपुलेटेड होने पे मास सुसाइड करता है, ऐसा मानना है। तो ये वेस्ट साइड पे जाता है और सब मास का मास सुसाइड कर लेता है समंदर में गिर के। तो विग्नर ये बोले कि बेसिकली इन लोग को अभी भी पता है कि उस साइड पे लैंड मास है हमारा, जो कि टूट के आगे निकल गया है। तो इसलिए लेमिंग्स का जो वेस्टवर्ड साइड पे दौड़ के सुसाइड कर रहा है, वो भी एक उसका एविडेंस के रूप में विग्नर एडवोकेट किए। तीसरा, हाँ एकदम उस पर भी आते हैं, ठीक है, उसी पे एक होता है ग्लोसोपोटेरिस फर्न। एक छोटा सा घास टाइप है, जो कि जब सब साथ में था तो ऑस्ट्रेलिया, हमारा फॉकलैंड, इंडिया, सदर्न अफ्रीका, जिसपे कि ये फर्न मिलता है, मतलब कि जब साथ में ये जुड़ा होगा। उसी तरह कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, मतलब कि उस समय जब बर्फ़ जमा था तो सब पे एक ही टाइम पीरियड का बर्फ़ भी था। फिर इक्वेटर जो हमारा था पहले, डरबन और उस पे साउथ पोल के पास सिचुएटेड था। ये सारा उसका एविडेंसेस था, बहुत सारा। इसके अलावा 2-3 और भी है।
कोल भी सब जगह पे जो वही मेनली मतलब कि वो जो जैसे कोल मिला, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा ये भी है, जैसे आप बोलेंगे कि इंडीज़ क्या नाम है, अर्जेंटीना के इस साइड पे जितना कुछ जो सॉइल का क्वालिटी है और उस साइड पे जो हमारा मिल रहा है वो भी है। तो यही, लेकिन मेजॉरिटी जो है यही सब है। अब इसमें फिर इसी साइड पे इसका ड्रॉबैक्स आता है। ड्रॉबैक्स में फिर वही आ जाता है कि आइडियल, एक तो फोर्स रियलिस्टिक नहीं था, बहुत छोटा फोर्स है जो कि एज्यूम कर रहे हैं, चल रहे हैं कि घूम जाएगा। उनका ये सोचना था कि टाइडल फोर्स के चलते कॉन्टिनेंट्स खिंचा हुआ है और नीचे अर्थ घूम जा रही है थोड़ा थोड़ा करके, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ था, वो पॉसिबल नहीं था। ये हो गया। उसके बाद फिर जैसे बताया वो माउंटेन बिल्डिंग का थ्योरी, इसके अलावा इवन जो ये जिक्सॉ फिट का बात कर रहे थे वो भी एग्जैक्टली फिट नहीं होता है। मतलब हम लोग को मोटा मोटी देखने में लगता है कि हमारा जिक्सॉ फिट पूरा का पूरा हो जा रहा है, बट वो भी एग्जैक्ट फिट नहीं होता है। डायरेक्शन जो था वो भी फिर माउंटेन्स, वो रॉकीज़ और एंडीज़ और कुछ कुछ कैलिडोनियन और हर्सिनियन माउंटेन्स जो है उसको एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन प्लेट्स के बीच में जितना सारा माउंटेन्स है बना हुआ उसको वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो वो भी एक डिफेक्ट है उसका। सबसे बड़ा एक और डिफेक्ट इसमें ये है कि जितना बताते हैं विग्नर वो कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद बताते हैं, उसके पहले क्या था वो नहीं बता पाते हैं। प्री कार्बोनिफेरस पीरियड के बारे में वो नहीं बोलते। लेकिन हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमारा बताता है, वो पेंजिया 2 से हम लोग का स्टार्ट करता है, जब से हम लोग टूटना चालू करते हैं कार्बोनिफेरस में, उसके पहले वो पेंजिया 1 कंसीडर करता है। तो इतना मोटा मोटी काफ़ी होता है आपके विग्नर के लिए। प्लेट टेक्टोनिक्स में फिर यही सारा चीज़ें। प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली 2 मेजर चीज़ों पे बेस्ड होकर बना था। 2 मेजर बेस चीज़ क्या था? एक था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि हैरी हेस दिया था 1960 में। देखिए ज्योग्राफी का जो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते तो हर एक टॉपिक अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब कि आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े तो इसमें भी 8-10 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। आप जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे उसमें भी 8-10 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उस पर एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जब आपको केवल एक ही क्वेश्चन आना है तो आप उतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन भी उतने डिटेल में नहीं आएगा। लेकिन मेजर एस्पेक्ट जितना क्वेश्चंस का है उसको ज़रूर फुलफिल कर लेना है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स जब पूछते हैं तो उसमें आपका प्लेट का डेफिनेशन लिख दिए, प्लेट टेक्टोनिक्स लिख दिए, कितना तरह का प्लेट है, मेजर 6 प्लेट हो गया, माइनर 20 से अधिक प्लेट हो गया हमारा। मोशंस हमारा जैसे बताएं अभी, ओशियन ओशियन, ओशियन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, उसमें एग्जाम्पल दिखाइए। आइलैंड आर्क ओरोजेनेसिस जो हमारा बन रहा है, ओशियन ओशियन कहाँ पे बन रहा है, तो मैप बना लेना है एक, यहाँ पे जापान वापान दिखाना है, ये दिखा देना है आइलैंड आर्क ओरोजेनेसिस है, ठीक है ना। जब हम बता रहे हैं कि ओशियन
एंडीज बनाते हैं तो हम ये दिखाएंगे कि ये ओशियन कॉन्टिनेंट ओरोजेनेसिस है, और कॉन्टिनेंट जब हम बनाते हैं तो हम बताएंगे कि मेरा इंडिया एशिया प्लेट मार्जिन पे जो हमारा बन रहा ये होता है कॉन्टिनेंट। ठीक है ना। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको लगता है वो ये है कि इसमें आपको डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए, कोई भी चीज़ पूछे। इसको मान लीजिए मिड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मानता है कि आपका जो प्लेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया प्लेट बन रहा है, वो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे होता है। नीचे से लावा आता है, सटता है, सॉलिडिफाई होता है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है यहाँ पे एक ट्रेंच बनेगा, यहाँ पे ये पार्शियल मेल्टिंग होगा, यहाँ पे आपको माउंटेन बिल्डिंग, और ये होगा। जब आपको ये नहीं पूछ रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स, केवल माउंटेन बिल्डिंग पूछ रहा, तो इसके इधर का फोटो बनाने का ज़रूरत नहीं है। तीनों में बस यही दिखाइए, एक में इसको ओ कीजिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बनता है, लेकिन नहीं भी दिखाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल कॉन्टिनेंट में ये नहीं दिखेगा, वो सबमर्ज होके एक बड़ा थिकर प्लेट बना लेता है बस। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में इतना मोर देन सफिशिएंट होता है आपका थ्योरी लिखने के लिए। इसी में जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पूछता है तब आप ये लिखिए कि यहाँ पे अपवेलिंग हो रहा हमारा। इसमें फिर आपको पैलियोमैग्नेटिज्म का जानकारी होना चाहिए। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? अर्थ हमारा एक मैग्नेटिक ये है, डाइपोल है। जो भी लावा आता है जैसे जैसे ऊपर आ रहा है तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो मैग्नेटाइज कैसे होता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। हमारा जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक पोल जो है वो रिवर्स भी होता है। रिसेंट टाइम में जो रिवर्स होता है उसको इवेंट्स बोलते हैं, पोलैरिटी, और जो बहुत लंबे टाइम पे होता है उसको इपोक बोलते हैं। तो हम जब इसके स्टडी किए तो ये देखे कि हम जब जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स है उसके दोनों साइड पे जाते हैं तो अल्टरनेटिव बैंड्स ऑफ मैग्नेटाइज्ड लावा मिलता है, और ये जो है ये दोनों सिमिलर होता है। ठीक है ना, यही है पैलियोमैग्नेटिज्म। देखिए सिलेबस में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं कल या परसों देख रहा था ज्योग्राफी का सिलेबस, तो मेरे को लगा कि इतने में तो 8-10 क्वेश्चन आदमी लिख देगा। फिर जब क्वेश्चन पेपर मेरे को नहीं पता था कि कैसा आता है, फिर हम कल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखे तो उसमें तो बस एक ही क्वेश्चन है। तो मतलब सारा पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाता है। हाँ, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही आपका। एक इसमें है आपका लैंडफॉर्म्स रिलेटेड। उसमें लैंडफॉर्म्स देखिए बहुत सारा रिलेटेड हो सकता है, रिवर से, विंड से, आपका लावा लैंडफॉर्म्स हो सकता है, आपका कास्ट टोपोग्राफी हो सकता है। लेकिन लिख के रख लीजिए, अगर लैंडफॉर्म्स पे आया तो कास्ट टोपोग्राफी आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है ना। कास्ट टोपोग्राफी
में क्लियर है कि हमारा जो कैल्शियम मैग्नीशियम रॉक्स होता है उसमें जब वाटर आता है तो उसके वजह से जो उसका शेप सेंस ये होता है, टोपोग्राफी बनता है, वो हमारा कास्ट टोपोग्राफी बनता है। इसमें क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, वो सारा चीज़ होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि लाइमस्टोन और ये कैल्शियम स्टोन जो है वो थिकली बेडेड होना चाहिए, उसका जॉइंट सही होना चाहिए, पोरस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। पानी जो होना चाहिए वो ज़्यादा ये ऊपर लेवल का नहीं होना चाहिए, उसका हाइट भी ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, सॉरी। बड़े लंबे एरिया में होना चाहिए। पिछले बार जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड था शायद, कि इसमें से कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। उसका आंसर होना चाहिए था सिंक होल्स शायद। तो कास्ट टोपोग्राफी ही आएगा, बाकी लैंडफॉर्म्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो नहीं आएगा। उसके बाद सिलेबस में है आपका टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ रॉक्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल और केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रॉक को आप सब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं पढ़े तो बेटर है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस, ये एक पोटेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आ सकता है, ठीक है ना। अब समझिए, ये इटसेल्फ एक अलग क्वेश्चन ही हो सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का सारा चीज़, उसमें भी 2-3-4 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। टेम्परेट साइक्लोन, उसमें फ्रंट्स आ गया, फ्रंट्स के बारे में पूछना एक अलग क्वेश्चन है। टेम्परेट साइक्लोन कैसे बन रहा है वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है ना। उसमें पोलर फ्रंट हम पूछेंगे, सब ट्रॉपिकल फ्रंट पूछेंगे, वो सारा चीज़ अलग हो गया। हर एक पे एक अलग अलग सेशन लिया जा सकता है सारा क्वेश्चन के लिए। लेकिन जो अमूमन ऐसा क्वेश्चन हम तैयार करेंगे जिसमें कि मोस्टली सारा अदर क्वेश्चन कवर हो जाए। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसमें टेम्परेचर वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन के बेसिस पे हम लोग उसको, उसके फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग उसका मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ताकि अगर इससे थोड़ा हट के भी क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो तो बना पाए। तो हमारे हिसाब से वही लगता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन का डिफरेंस अगर आना हुआ तो वही आ सकता है। अब जब हम साइक्लोन ये सब पढ़ते हैं, टेम्परेट साइक्लोन और ये सब, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जेट स्ट्रीम। हमको नहीं लगता है कि फुल लेंथ क्वेश्चन पूछना चाहिए जेट स्ट्रीम पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ज़रूरी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत सारा तरह का बन सकता है, एक एक क्वेश्चन पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जियोस्ट्रॉफिक विंड समझते हैं आप लोग क्या होता है? जियोस्ट्रॉफिक विंड जो चलता है या कोई भी चीज़ जो चलता है वो बेसिकली ग्रेडियंट पे चलता है, मतलब कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ विंड फ्लो करता है। तो जब ये दो प्रेशर ग्रेडियंट मान लीजिए 1013 1015, ठीक है ना, तो हमारा इधर से इधर जाएगा। तो जब डायरेक्शन जो होता है विंड का इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरह जो विंड बहता है उसको जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जेट स्ट्रीम इज अ काइंड ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। अब उसी जियोस्ट्रॉफिक विंड में कहाँ चला जाता है ये, अब उसी जियोस्ट्रॉफिक विंड में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक और टर्म आता है हमारा रॉस्बी वेव। रॉस्बी वेव सुने आप लोग? आइसोबार्स ही तो हम जान रहे हैं ना, प्रेशर ग्रेडियंट हम कैसे समझेंगे? सिमिलर प्रेशर पे हम समझ रहे हैं आइसोबार्स है, ये एक आइसोबार हो गया, लेट से एक्स, ये वाई हो गया, एक्स मेरा ग्रेटर देन वाई हो गया,
ठीक है ना, मतलब ये हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। तो विंड ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ऐसे ना चल के इसके परपेंडिकुलर चलता है। हाँ, विंड स्ट्रेट चल रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट भी आपका ये है। उसमें हमारे पास बहुत सारा फोर्स लगता है ना, अर्थ के रोटेशन के चलते, जैसे हमको कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स और जो आपका ये फोर्स लग रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, वो दोनों इक्वेट हो जाता है। उसके वजह से उसका जो डायरेक्शन होता है वो उसके परपेंडिकुलर जाता है ग्रेडियंट के, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। हाँ, हाँ, विंड जब चलता है तो नहीं बैलेंस हो रहा, तभी तो वो मूव कर रहा। अगर बैलेंस होता तब तो रुक जाता। कोई भी चीज़ रिजल्टेंट वे के तरफ ही ना बढ़ रहा है। अगर मेरा सब इक्विलिब्रियम में हो गया तब तो स्टैंड स्टिल हो जाएगा सब कुछ। जिधर रिजल्टेंट फोर्स है उस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम समझ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन उससे आ नहीं सकेगा, हमको लगता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना चाहिए जियोस्ट्रॉफिक विंड या उससे रिलेटेड। रॉसबी वेव भी कुछ नहीं होता, वही चीज़ होता है। मिएंडरिंग जब होता है वेव हाई एल्टीट्यूड पे, तो अब ये जो शेप बन रहा है इसको बोलते हैं मिएंडरिंग वेव, ठीक है ना। ये आपका अर्थ सरफेस पे नहीं चल रहा है, ऊपर पे चल रहा है। और ये जेट स्ट्रीम जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट या फिर और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ का जो एयर मासेस है, उसके वजह से जब ये मिएंडरिंग शेप ले लेता है तो फिर हम इसको बोलने लगते हैं रॉसबी वेव। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ क्वेश्चन एक ही आने वाला है कि रॉसबी वेव्स किस तरह का विंड होता है। तो उसमें अगर ऑप्शन में है कि जेट स्ट्रीम है तो जेट स्ट्रीम मारना है, अगर ऑप्शन में ये है कि जियोस्ट्रॉफिक विंड है तो जियोस्ट्रॉफिक विंड आना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिन लोगों का प्रेशर फ्रंट्स क्या प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, तो आप लोग विंड बड़ा आराम से समझ सकते हैं पूरा वर्ल्ड में कि कैसे कैसे विंड फ्लो करता है। अब इससे रिलेटेड जेट स्ट्रीम रिलेटेड क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन मानसून है उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। ये अभी जो हम बनाए ये पोलर जेट स्ट्रीम है जो कि पोलर फ्रंट के वजह से बन रहा। हमारा मानसून जो इफ़ेक्ट होता है तो मानसून इफ़ेक्ट होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से, ठीक है। इसलिए जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा होना ज़रूरी है। दूसरा, टेम्परेट साइक्लोन्स और ये सब भी जेट स्ट्रीम से, हमारा पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम से रिलेट होता है। इसमें एक वही क्वेश्चन तैयार कीजिए, मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। एयर मास एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमको नहीं लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आना चाहिए, आप उसको क्लियरली छोड़ सकते हैं, एयर मास नहीं पढ़ेंगे तो। फ्रंट ज़रूर पढ़ना चाहिए, और फ्रंट से हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होता है उसका स्टेज फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए। हीट बजट नहीं आना चाहिए। हीट बजट में कुछ खास है ही नहीं, 4 डेटा है। इंसोलेशन हमारा टोटल कितना बच रहा, बादल में कितना ट्रैप हो रहा है, हम कितना रिप्लाई कर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बस। टेम्परेचर इन्वर्जन पहले यूपीएससी में आया हुआ है आपका छोटे क्वेश्चन में 8 नंबर 10 नंबर में, ठीक है।
तैयारी करने का तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आना चाहिए, क्योंकि उससे ज़रूरी चीज़ है। टेम्परेचर इन्वर्जन भी कुछ खास नहीं है। जब आपका जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर लैप्स रेट होता है, जब हम उसको इन्वर्ट कर दिए तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। अब उसमें आपका वैली इन वैली हो गया, और वो अलग अलग एग्जाम्पल हो गया। कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, तो लंबा रात होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन पूरा जा सके, वही सब है। उसमें उतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगता कि आएगा। टेम्परेट साइक्लोन्स हमको लगता है कि आना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमारे यहाँ पे 2-3 बार आ चुका। ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है, टेम्परेट नहीं आया है, लेकिन साइक्लोन्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं आता है, टेम्परेट साइक्लोन का ही फॉर्मेशन क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसलिए टेम्परेट साइक्लोन आना चाहिए। पढ़ लेंगे तो बेटर है, नहीं भी तो कुछ खास नहीं है। आदमी को बस उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि टेम्परेट साइक्लोन तभी बनता है जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास एक दूसरे से टकराता है, ठीक है ना। अब इसमें फ्रंट बनता है। फ्रंट किसको बोलते हैं, तो फ्रंट कुछ नहीं होता, स्लोपिंग बाउंड्री होता है। एक तरफ आपका मान लीजिए वार्म एयर मास है, एक तरफ आपका कोल्ड एयर मास है, दोनों में यही रहेगा। अब इसमें वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट में डिफरेंशिएट कैसे होता है, जब आपका ये मूव कर रहा होता है, ये स्टैंड स्टिल है, तो ये उसके ऊपर से स्लैंट चला जाता है, तो वार्म फ्रंट बन गया। वार्म फ्रंट थोड़ा स्टेशनरी है, कोल्ड फ्रंट उसको इन्वेड कर रहा है नीचे से, तो फिर इस स्लोप का बनेगा, तो ये कोल्ड फ्रंट हो गया, ठीक है ना। अब इसी में डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो कि आपको याद हो जाता है तो बहुत बेटर है। स्टेज 1 में कुछ नहीं होता, स्टेशनरी फ्रंट बना रहता है। ये हमारा कोल्ड एयर जा रहा है, ये वार्म एयर जा रहा। जिन लोगों को लग रहा है कि जल्दी भी होगा, तो मेरे को नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी। इतना भी जान रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए काफ़ी होगा शायद। कोई ज़रूरी नहीं है। हम अभी ये एलिवेशन के बेसिस पर नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको मतलब प्लान जो बोलते हैं ना, ऊपर से दिखा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल क्या बन रहा है। अब जब रीजन वाइज, मतलब कि ये समझ लीजिए कि अर्थ का ये वेस्टर्न यूरोप है ऊपर से, और ये समझ लीजिए कि आपका ओशियनिक मास है, अटलांटिक ओशियन एयर मास, जो इक्वेटर से जा रहा है। तो पोलर एरिया का हवा ज़्यादा ठंडा होगा, तो कोल्ड एयर आपका ऊपर से आ रहा है। एयर मास के ये जो कोल्ड एयर मास है आपका, जो पोलर एरिया से आ रहा है वो ठंडा है, और जो आपका ओशियन वाला है एयर मास, उसके रिलेटिवली गर्म होगा, तो वार्म एयर नीचे से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बनता है स्टेशनरी फ्रंट, ये हो गया स्टेज 1। अब जब दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा इन्वेड करने लगेगा, तो फिर आपका बनेगा ये कोल्ड एयर हो गया, ये वार्म एयर हो गया। यहाँ पे आपका बन गया वार्म फ्रंट, यहाँ पे बन गया आपका कोल्ड फ्रंट, ठीक है। ये स्टेज 2 हो गया। इसी में फिर दूसरे स्टेज के बाद आता है ऑक्लूडेड फ्रंट। अब ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट कुछ नहीं होता है, जब गर्म हवा को मेरा ठंडा हवा पूरी तरह से ऊपर बना लेता है, तो फिर ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाता है। और उसके बाद फ्रंटोलिसिस बोलते हैं जिसको, जब पूरी तरह से गर्म हवा को ठंडा हवा हटा देता है, हमारा फ्रंट ख़त्म हो जाता है, टेम्परेट साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपके सिलेबस में है एक विदरिंग चैप्टर। विदरिंग पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि विदरिंग के बारे में बताइए, टाइप्स ऑफ विदरिंग। जो स्टोन्स का स्ट्रक्चर था वो हमको नहीं लगता आएगा, विदरिंग चांसेस है क्योंकि उसमें वो भी कवर हो जाता है। सर जैसे ये जो टेम्परेट साइक्लोन से क्लाउड फॉर्मेशन का पूछ सकता है तरीका कि इसमें ऐसा ही क्लाउड क्यों बनता है? उसमें 40 सारा तरह का क्लाउड बनता है।
दोनों अलग अलग तरह के, जब हमारा वार्म फ्रंट बन रहा है उसमें अलग क्लाउड बनेगा, जो हमारा कोल्ड फ्रंट बन रहा है, जैसे वार्म फ्रंट इसका स्लोप जो है जेंटल है, ठीक है ना, तो इसमें आपको हाई वो वाला क्लाउड कभी नहीं बनता। लेकिन जब आपका कोल्ड फ्रंट बनता है तो यहाँ पे एलिवेशन ये है, तो आपका इसमें हाई क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस वो सारा क्लाउड बनता है ठीक है, लेकिन इससे उतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है विदरिंग। देखिए सारा जितना टॉपिक है ना वो अलग से एक पूरा क्लास है, लेकिन उतना टाइम नहीं है कि उसको डिटेल में पूरा पढ़ना चाहिए। जितना हमारे पास टाइम है उसके हिसाब से बेसिक आइडिया होना काफ़ी है। वेदरिंग से क्वेश्चन आ सकता है। वेदरिंग कुछ नहीं होता है, रॉक्स जो डिसइंटीग्रेट होता है, किसी भी तरह से डिसइंटीग्रेट हो, बायोलॉजिकली हो, फिजिकली हो, केमिकली हो, और उससे जो हमारा सॉइल बनता है डिसइंटीग्रेशन को ही हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है ना, इसमें अब जो हम बोले उसी तरह बांट देना है। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग में बहुत सारा बोल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स, सैंड, सेल्ट्स कैसे बनता है। जैसे ठंडा एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा हुई तो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ पत्थर में, फिर गर्मी हो गया तो फिर एक्सपेंशन हो गया पत्थर में, तो वो सारा जो उसका लेयर होगा, लेयर बाय लेयर वो सब टूटते जाता है। उसमें फिर जैसे अनियन का निकलता है एक्सफोलिएशन, वो सारा चीज़ बोल सकते हैं। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, ये सारा पॉइंट्स है, एक एक लाइन भी लिखेगा तो काफ़ी है। केमिकल विदरिंग, पानी से जो रिएक्शन हो, कैल्शियम से जो रिएक्शन हो, हाइड्रोजन से हो, तो उसके बेसिस पे हम उसको बोल देंगे कार्बोनेशन, क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन, इन सारी चीज़ों से। हाइड्रेशन। बायोलॉजिकल विदरिंग एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है और एनिमल्स के वजह से हो सकता है। इसके बाद इतना हम मेरे को लगता है कि काफ़ी हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमको लगता है कि खाली 2 ही क्वेश्चन बनना चाहिए फिजिकल से, मतलब एक होता है मानसून, एक होता है हिमालय। इसके अलावा हमको नहीं लगता। एक झारखंड पर्सपेक्टिव में हम पढ़ सकते हैं कि राजमहल जो है वो कैसे डेवलप हुआ, या फिर आपका फिजिकल ज्योग्राफी में झारखंड से रिलेटेड एक हो सकता है पैटलैंड्स। तो सविंदर सिंह में एक रांची प्लेटो का बड़ा अच्छा फोटो बनाया हुआ है, जो आप कभी भी झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन में उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 150 मीटर है, ये अराउंड आपका 600 समथिंग है एवरेज, और ये 900 पे है। ये जो आपका है ये पैट प्लेटो हो गया, जो कि ये इरोड नहीं हो रहा है और नीचे वाला इरोड हो गया। ये आपका रांची प्लेटो ऐसे हो गया। अच्छा, जैसे शुरू में भी बताएं, मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कुछ भी झारखंड रिलेटेड, प्लेटो रिलेटेड, या फिर उसके फिजियोग्राफिक रिलेटेड, तो मैप उसमें बनाना बहुत ज़रूरी होगा झारखंड रिलेटेड। ठीक है ना, आपको ज़्यादा नहीं भी पता है तो जो प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे आपका हजारीबाग प्लेटो हो गया, यहाँ पे मेरा दामोदर फॉल्ट लाइन, दामोदर रिफ्ट जो बना हमारा वो हो गया, यहाँ पे हमारा रांची प्लेटो हो गया। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट शेप साइज बने या कुछ भी, कुछ नहीं तो बस इसको शेड कर देना है, इसको अलग से शेड करना है, इसको दिखाना है। इसमें एक और एस्पेक्ट आप लोग को बता दें कि जैसे हमारा जो डिज़ास्टर वाला एक पोर्शन है सिलेबस में, डिज़ास्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि आएगा। डिज़ास्टर पे क्वेश्चन आना चाहिए आपको इंडिया के एस्पेक्ट में या झारखंड के एस्पेक्ट में। जैसे कि जोनिंग करते हैं हम, तो झारखंड का जब अर्थक्वेक जोनिंग करेंगे तो कैसे करेंगे?
3 जोन में आएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा। यहाँ पे आपको मोटा मोटी दिखा देना है कि यही बस आपका जोन 5 में आएगा, साहिबगंज वाला हिस्सा, ठीक है ना। बाकी इसको ऐसे पार्ट दीजिए और हज़ारीबाग को सेंटर लेके इधर वाला जो रीजन है सटा हुआ वो आपका जोन 3 में आ जाता है। जोन का नंबरिंग तो इस बार चेंज हो गया। क्या जोन का जो नंबरिंग था वो तो चेंज हो गया था। नंबरिंग चीज हो गया, नहीं समझे हम। जैसे कि पहले जो हाई 1 2 3 ऐसा था ना, उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, क्या दिक्कत है। जो जोन है उसी से आप जोन भी मत लिखिए, जोनिंग याद है तो लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन वो जो आपका क्वेश्चन है डिज़ास्टर रिलेटेड, वो हम बताना चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट आपको उस पर बेस्ड नहीं आएगा, वो आपको या तो झारखंड रिलेटेड बेस्ड आएगा या फिर इंडियन रिलेटेड बेस्ड आएगा, कि आप उसको मैप पे बेसिकली अब उसमें पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कोपेन बताएं आपको कि डायग्राम बस याद रखिए कि क्या है, उसी तरह सारा डिज़ास्टर का भी डायग्राम बस देख के रखिए कि कहाँ पे क्या क्या है, और डायग्राम वहाँ पे बनाइए और एक एक करके उस डायग्राम के हिसाब से लिखते जाइए, ठीक है ना। उतना याद करने से नहीं होने वाला। मॉनसून आएगा, फिर आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी में आता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, रादर देन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन के अब बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री बेस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर बेस्ड, जो कि थोड़ा सा शैडो जोन था जबकि पहले जो तैयारियां होती थी उससे, तो अब उन सब इस चीज़ों में ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, एक हम लोग ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है।